गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं हम लोग? आई होप अच्छे होंगे। देखिए भाई, लास्ट टाइम हमने वेपर प्रेशर, ठीक है ना, इवेपरेशंस और उसके कौन कौन से फैक्टर्स थे और राउल्ट बाबा की कहानी देख ली थी। क्लियर है? एक बार वो आपको समझ में आ गया है ना, तो आगे का टॉपिक ना बहुत ही सिंपल होने वाला है, ठीक है ना। इवन मैं उसको कोरिलेट करके बता दूंगा तो आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी कि क्या होगा, ठीक है। आगे का जो टॉपिक है वो क्या है हमारा? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? अभी देखिए, मुझे एक बात बताइए, कॉलीगेटिव से पहले एक पॉइंट पर आते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में दो चीज़ें हैं। कौन कौन सी? सॉल्यूट है और क्या है? सॉल्वेंट है। करेक्ट है? ठीक है। इसका मतलब जो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होने वाली है, जो भी XYZ होगी, वो कहीं ना कहीं सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिल के उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर वही दोनों चीज़ हैं। तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं? तो ओवरऑल देखा जाए तो ऐसे 5 पॉइंट्स हैं। कौन कौन सा? उसके अंदर जो पहला आता है वो आता है नेचर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का नेचर, इसी नेचर को कभी कभी हम टाइप भी बोल देते हैं। क्लियर है? नेचर में क्या क्या आएगा? फॉर एग्जांपल, वो ओलाटाइल है कि नॉन ओलाटाइल है, ऐसा नेचर हो सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है उसके अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अमाउंट में कितना लिया है, अगर वॉल्यूम में लिया है, लीटर में है फॉर एग्जांपल लिक्विड में है तो 1 लीटर है कि 2 लीटर है, ठीक है ना। ग्राम में है तो ½ kg है कि 1 kg है, ऐसा इसको कहेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सिमिलरली तीसरा पॉइंट क्या आएगा? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, उसका टाइप कैसा है। फोर्थ पॉइंट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का अमाउंट कैसा है। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो है इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन कैसा। फॉर एग्जांपल, क्या उन दोनों के बीच में कोई स्पेशल फोर्स है, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इज देयर एनी काइंड ऑफ अदर फोर्सेस आर देयर। तो ऐसा कोई फोर्सेस एग्जिस्ट करेगा उनके बीच में या नहीं। तो कहने का मतलब उनके बीच में इंटरेक्शन कैसा है, इसको हम क्या, ये 5 पॉइंट्स मिल के सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी डिफाइन होती है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद एक्चुअली में जो सेकेंड पॉइंट है मैंने यहाँ पर बोर्ड पे मेंशन किया है वो है अमाउंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल, ठीक है। ये एक स्पेशल है, 2-3 तारे दे दिए हैं मैंने, ठीक है। ये एक स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? ठीक है, एक्चुअली में जो ऐसी प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनना, आगे की कहानी बहुत मज़ेदार है। ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करे, सिर्फ अमाउंट पे, उसके नेचर पे भी नहीं, सिर्फ अमाउंट पे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करे, उनको कहा जाता है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ? कॉलीगेटिव एक्चुअली में एक ग्रीक वर्ड है, बस और कुछ नहीं है। कॉलीगेटस से आया है, जिसका मतलब होता है कलेक्टेड टुगेदर। क्लियर? ठीक है। अब ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है और क्या मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने बोर्ड पर मेंशन किया है, ये मैंने 5 पॉइंट्स यहाँ बता दिए। और वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करे उनको कहेंगे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, मीन्स कलेक्टेड टुगेदर। फॉर एग्जांपल, अगर x नंबर ऑफ Na+ आ जाए, कहने का मतलब मेरे पास एक बीकर में Na+ है, ठीक है ना। Na का मैंने उसका आयनाइजेशन करके मतलब Na से Na+ बना दिया है, और मैग्नीशियम का Mg+2, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के Mg+2 निकाल दिया है, और दोनों का नंबर मान लेते हैं, इसका भी 1 मोल है और इसका भी 1 मोल है। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी दोनों को अलग अलग नज़रिए से नहीं देखती है। मतलब क्या हुआ, वो ये नहीं देखेगी कि Na+ अलग एक एटम का एलिमेंट का आयन है और Mg+2 एक अलग एलिमेंट का आयन है। वो क्या देखती है, दोनों का नंबर अगर सेम है तो वो दोनों को एज अ 1 देखती है। आई थिंक नहीं क्लियर हुआ यार, फिर से देखो, फिर से सुनो 2 मिनट। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या करती है, अगर सॉल्यूट पार्टिकल का, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल का अमाउंट सेम हो जाए तो वो दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं करती है, दोनों को एक ही जैसा बिहेव करती है, ठीक है। तो फिर माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आती हैं। तो ऐसी 4 प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़नी है, ठीक है, जो आपके सिलेबस का मेजर पार्ट कवर करती है, ठीक है। और हमारे अभी ये जो करंट सिचुएशंस का रिड्यूस पार्ट को हटा के देखा जाए तो यही 4 प्रॉपर्टी करते ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब पहली प्रॉपर्टी कौन सी है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है ना। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर पहला आता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एक ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। दूसरा क्या है? दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। इसके बहुत ही खतरनाक और मज़ेदार एकदम इसके एग्जाम्पल हैं डेली लाइफ से, ठीक है ना। तो अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे आपके दिमाग में ना ऐसे क्वेश्चंस जो आ रहे होंगे वो भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इतना कॉपी करिए। फिर उसके बाद मैं आपको क्या बताता हूँ कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो 4 होती है
उनको वन बाय वन करके हम समझते हैं। क्लियर है? फिर से मैं एक बार याद दिला दूँ, अगर वेपर प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो ये वाला टॉपिक समझना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल मीन्स एकदम ईजी। ठीक है, ठीक है, इसको इतना लिखिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप समझ गए क्या होती है, ठीक है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल को ही देखेंगे बस। अगर दो अलग अलग कंपाउंड है, दो अलग अलग नेचर के कंपाउंड है, लेकिन दोनों का नंबर सेम है, ठीक है ना, तो कॉलिगेटिव के अकॉर्डिंग जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आती है वो प्रॉपर्टी उन दोनों अलग अलग सब्सटेंस को एक ही की नज़र से देखेंगे, मतलब दोनों का अमाउंट क्योंकि क्या है, सेम है। समझते हैं? अब देखिए, पहले पूरे सबको यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ मैं क्योंकि स्पेस कम है, तो वन बाय वन करके हम देखते जाएंगे और समझते जाएंगे। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर जो पहला पॉइंट है और जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, क्या वेपर प्रेशर आपने डिटेल में पढ़ लिया है? वेपर प्रेशर के ऊपर एक स्पेशल लेक्चर मैंने ले चुका है, ठीक है ना। वेपर प्रेशर आप समझ गए हैं, याद करो, सॉल्वेंट होता था, एक लिक्विड होता था, ठीक है ना, क्लोज कंटेनर होता था, ठीक है ना, क्लोज कंटेनर वेपर बनते थे और वेपर फिर जब प्रेशर एग्जर्ट करेगा तो उसको बोलते थे वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर आप इक्विलिब्रियम पे डिफाइन करते थे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, ये मान लीजिए वाटर आपने ले लिया, क्या ले लिया है भाई, वाटर ले लिया है। वाटर मान लेते हैं हमारा यहाँ पर सॉल्वेंट है, तो इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा प्योर सॉल्वेंट का, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सॉल्वेंट है और कोई चीज़ कुछ नहीं है, तो हम इसको कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या मान लेते हैं, P1 नॉट। नॉट इसलिए लगा दिया क्योंकि प्योर है। और 1 क्यों लगाया, याद करो, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि सॉल्वेंट के लिए 1 वर्ड यूज़ करेंगे, 1 नंबर, और सॉल्यूट के लिए 2 नंबर। तो सॉल्वेंट था इसीलिए मैंने लगा दिया P1 नॉट। अब देखना इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर इसके अंदर मैं कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करूं, राउल्ट लॉ में याद रखना, राउल्ट लॉ में जब हमने देखा था वहाँ पर, तो हमने हमारा सॉल्वेंट भी वोलेटाइल था, वाटर लिया था, और जो आपने सॉल्यूट ऐड किया था वो भी एक वोलेटाइल था, ध्यान में रखना उस बात को। लेकिन जो यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं वो क्या ऐड कर रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। ध्यान में रखना, ये पॉइंट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करना। यहाँ पर हम क्या ऐड कर रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको एकदम अच्छे से क्या कर दिया आपने, मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने के बाद आपका एक रेडी हो जाएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिलाने के बाद क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो यहाँ पर बन गया आपका सॉल्यूशन। क्लियर है? अब मान लेते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कुछ ना कुछ तो वेपर प्रेशर इसका होगा क्योंकि वाटर इसके अंदर प्रेजेंट है, तो इसका वेपर प्रेशर मान लेते हैं PS। अब यहाँ पर प्योर वर्ड नहीं आ सकता, क्लियर है, प्योर वर्ड नहीं आएगा क्योंकि एक चीज़ नहीं है, 2 चीज़ आ गई हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर सॉल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल है, क्या है भाई, नॉन वोलेटाइल, तो क्या ये कोई वेपर प्रेशर लगाएगा, नहीं लगाएगा। अगर कोई हाँ बोलेगा तो उसको पाप लगेगा, बहुत बड़ा पाप लगेगा भाई। जो चीज़ उड़ ही नहीं सकती, जो चीज़ वोलेटाइल ही नहीं है, वो वेपर प्रेशर कैसे एग्जर्ट करेगी। वेपर प्रेशर तो तब बनेगा ना जब वेपर बनेगा तो वेपर प्रेशर बनेगा। अब वो खुद कह रहा है कि मैं वोलेटाइल नहीं हूँ, मैं वेपराइज नहीं हो सकता, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसके अंदर ऐड किया तो जाहिर सी बात है, ठीक है ना, बहुत ही ऑब्वियस बातें हैं कि वो सरफेस पर तो आएगा ही आएगा, वाटर के साथ वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी सरफेस पे आएगा और वाटर की जगह खाएगा। याद करो, वहाँ से मैं कोरिलेट कर रहा हूँ, वाटर के सरफेस पर भी आएगा और सरफेस की जगह खाएगा। तो जैसे यहाँ पर 10 या 15 मॉलिक्यूल वाटर वेपराइज हो रहा था, तो यहाँ पर कितना होगा, 5-7 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये रेड वाला मैं किससे बता रहा हूँ, सॉलिड से बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये आपका क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल्स है, जो कि कैसे है, नॉन वोलेटाइल है। करेक्ट है, क्या है भाई, नॉन वोलेटाइल है, ठीक है ना। तो जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो तो वेपराइज होंगे नहीं, और खुद वेपराइज भी नहीं हो रहे हैं, और दूसरा काम क्या कर रहे हैं, वो वाटर मॉलिक्यूल का क्या कर रहे हैं, जगह खा जा रहे हैं, स्पेस खा जा रहे हैं। तो जिसके वजह से यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल कम वेपर बनाएगा, यहाँ पर ज़्यादा वेपर बनेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर ये सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। समझ में आ गई बात। तो मैं एक पॉइंट यहाँ से क्लियरली बोल सकता हूँ कि जो मेरा PS है ना, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, वो हमेशा कम आने वाला है, वेपर प्रेशर ऑफ
वो वेपर प्रेशर ऑफ व्हाट, बोलो, प्योर सॉल्वेंट की वजह से। अगर ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया तो आगे की कहानी और सिंपल हो जाएगी, ठीक है। अगर राउल्ट लॉ आपने पढ़ा है तो आपको ये समझ में आया होगा कि वेपर प्रेशर कम होगा। राउल्ट लॉ में तो हमने ये वाले सॉल्यूट को भी उड़ाया था, सॉल्यूट को भी उड़ाया था, बट यहाँ पर हम सॉल्यूट को भी नहीं उड़ा रहे हैं क्योंकि वो हमने क्या ले लिया, नॉन वोलेटाइल ले लिया है, ठीक है ना। बहुत केयरफुली बातों को सुनना, नहीं तो कब अरे माइंड से वर्ड निकल जाएंगे और कुछ याद नहीं रहेगा, पूरा लेक्चर वेस्ट हो जाएगा। सॉल्यूट आप नॉन वोलेटाइल ले रहे हो, नॉन वोलेटाइल लेने की वजह से वो खुद तो कोई वेपर प्रेशर बना नहीं रहा है, दूसरी बात वो एक ही भी जगह खा जा रहा है जो खुद वेपर प्रेशर बना रहा है। ये क्या कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल वेपर प्रेशर बना रहा है, तो यहाँ पर वाटर की जगह कौन खा जा रहा है, सॉलिड पार्टिकल। तो इसीलिए हमेशा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, लेस होता है किससे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से, ठीक है। ये इतनी बात क्लियर हो गई। फिर आगे की कहानी बहुत सिंपल है, सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको समझना है। तो मुझे एक बात बताओ, जो PS है वो P0 से कम होगा, तो अगर मैं P1 में से PS को माइनस कर दूं, बहुत सिंपल, आगे की मैथमेटिक्स है, एकदम बेसिक, फिफ्थ स्टैंडर्ड का बच्चा समझ जाएगा कि P1 में से PS को माइनस कर दूं तो मुझे ये मालूम पड़ जाएगा कि कितने से वेपर प्रेशर कम हुआ। यहाँ पर एक वेपर प्रेशर है 25, फॉर एग्जांपल नंबर लेके समझा रहा हूँ, यहाँ पर मान लेते हैं 25 जो कि P1 है, यहाँ पर PS मान लेते हैं 15, क्यों 15, 10 कम क्यों हुआ, 10 इसलिए कम हुआ क्योंकि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट थे वो एक जगह खा गए सरफेस पे, और वेपर प्रेशर सरफेस से ही होता है हमेशा, ठीक है। तो P1 25 में से 15 माइनस करूँगा तो मुझे एक नंबर 10 रफली मिल गया। तो मैं बता सकता हूँ कि इसका वेपर प्रेशर और इसके वेपर प्रेशर में से 10 से कम हो गया। कितने से कम हो गया, 10 से वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है ना। वही बात मैं बता रहा हूँ कि जब इसके वेपर प्रेशर में से इसका वेपर प्रेशर आप माइनस करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितना वेपर प्रेशर कम हुआ। इसी चीज़ को बोलते हैं डेल्टा P। क्या बोलते हैं भाई, डेल्टा P। और डेल्टा P को आप चिल्ला के बोलते हो, क्या बोलते हो, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है ना। वेपर प्रेशर पहले एक्सप्लेन किया था, अभी मैंने बताया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है। इसके बाद अगर मैं रिलेटिव आपको समझा दूं तो पूरा कहानी सिंपल हो जाएगा, क्लियर हुआ। तो इसको क्या बोलते हैं, देखो P1 माइनस PS को डेल्टा P, ठीक है ना, और डेल्टा P को क्या कहेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब मुझे एक बात बताना, इसको समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वेपर प्रेशर कम क्यों हुआ, वेपर प्रेशर कम क्यों हुआ, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम क्यों हुआ, क्योंकि आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट खुद का कोई वेपर प्रेशर नहीं था क्योंकि नॉन वोलेटाइल था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सॉल्यूशन के अंदर आने के बाद ए की जगह खा गया। ए यहाँ पर मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, जो पहला लेक्चर देखे होंगे ना उनको याद होगा कि ए मैंने किसको बोला था, ए मैंने बोला था वोलेटाइल लिक्विड को, सॉल्वेंट को कहा था मैंने। सॉल्वेंट की जगह खा जा रहे हैं, ठीक है ना, सॉल्वेंट की जगह खा जा रहे हैं, तो इसीलिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हुआ, और इसी को हम बोलेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्लियर है। अब मुझे एक पॉइंट ये बताओ, अगर मुझे रिलेटिव निकालना है कि कितने के रेस्पेक्ट में कम हुआ है। रिलेटिव मतलब सिंपल आप बोल सकते हो परसेंटेज बोल सकते हो, मैं बता रहा हूँ, फिर से सुनना ध्यान से बात है। रिलेटिव मतलब क्या बोलते हैं हम, रिलेटिव कोई बहुत इंग्लिश का मतलब कोई ऐसा वर्ड नहीं है, सिंपल ये एक मैथमेटिक्स को एक्सप्लेन कर रहा है। अगर डेल्टा P जो कि वेपर प्रेशर कम हुआ, क्या हुआ भाई, कम हुआ, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं P1 से, क्योंकि इसी के रेस्पेक्ट में तो कम हुआ है, नहीं समझ रहे हो यार, मज़ा नहीं आ रही है लगता है, फील नहीं हो रहा है। मुझे एक बात बताओ, P1 ज़्यादा था, P1 क्या था, ज़्यादा था क्योंकि वो सॉल्वेंट का था, उसका वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ था। PS का वेपर प्रेशर कम हुआ क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट का जगह खा गया सरफेस पर, तो ये हो गया डेल्टा P। लेकिन मुझे बताओ डेल्टा P क्या हुआ, कम हुआ ना, तो किसके रेस्पेक्ट में कम हुआ भाई, सॉल्यूशन के, बिल्कुल नहीं, सॉल्यूशन तो खुद कम हुआ है, किसके रेस्पेक्ट में कम हुआ है, P1 के। तो जब आप इस वाले फैक्टर को ना लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को डिवाइड कर देते हो P1 से, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से, तो इसी टर्म को बोलते हैं, ये पूरे टर्म को कहा जाता है, क्या बोली, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा अभी, समझे क्या, मैथमेटिक्स है, सिंपल सा मैथमेटिक्स है, 7th 8th का स्टैंडर्ड का स्टूडेंट बता देगा इसको। फिर से समझ लो, इसका एक वेपर प्रेशर था, बोलो वो P1 था, क्या था, नंबर ले लो, नहीं समझ में आ रही बात, मारो सबको गोली मारो, नंबर ले लो 25।
25 ATM नंबर ले लो इसका, 25 ATM आपने नंबर ले लिया। जब आपने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो वो बन गया सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाने पर सॉल्यूशन बनता है। समझ में आ गई बात? सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हुआ? कम हुआ। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया, कितना आ गया? मान लेते हैं 10 से कम हो गया, 15 आ गया, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आया? कितने से कम हुआ? 10 से कम हो गया। कितने से कम हो गया? अरे 10 से कम हुआ। कितने से कम हुआ भाई? 10 से। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं 10 को डिवाइड कर दूंगा 25 से, जो कि पहले का था स्टार्टिंग का सॉल्वेंट का, 10 को डिवाइड कर दूंगा 25 से, तो मैं बता दूंगा कि इतने रिलेटिव से, इतने परसेंटाइल से क्या हो गया? कम हो गया। 100 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है ना। 30 नंबर मिला आपका, तो आप परसेंट कैसे निकालते हो? 30/100 ना, मल्टीप्लाई कर देते हो 100 से, 30% आ गया। 150 मार्क्स का टोटल पेपर हुआ, आपको मार्क्स मिल गए 75। कितने मिल गए? 75। तो आप क्या करते हो? 75 डिवाइडेड बाई 150 और मल्टीप्लाई करते हो 100 से। 75 का डबल 150 होता है, ठीक है ना। आपका नंबर कितना आ गया? 50% मार्क्स पे आ गए। तो वो जो 50% डिवाइड कर रहे हो ना, उसी को मैं चिल्ला रहा हूँ रिलेटिव। समझे क्या? वो जो रिलेटिव मैं यहाँ बोल रहा हूँ ना, वो क्या है? वही है, जब डेल्टा पी को जितना कम हुआ उसको डिवाइड कर दोगे पहले वाले से, तो उसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है ना। इन सब को अलग अलग पढ़ना जरूरी था, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको वेपर प्रेशर बताया, ठीक है ना। स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने क्या बताया? इवेपोरेशन और वेपर प्रेशर। एक बार वेपर प्रेशर समझ में आ गया तो सब कहानी एकदम बहुत सिंपल हो जाती है। वेपर प्रेशर समझने के बाद आज आप समझिए कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्यों कम हुआ सॉल्यूशन का, ठीक है ना। उसके बाद आपको ये भी समझ में आया कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पर एक नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। नोट ये है कि कभी कभी टेक्स्ट बुक में या MCQ में कैसा आता है, 4 ऑप्शन रहेंगे और आपसे पूछेगा विच वन इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अमंग्स द फॉलोइंग, विच वन इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। गिवन ऑप्शन में से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? चारों ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन लिखा रहेगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बच्चा एकदम 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 नाचने लगता है। भाई सुनो, ऑप्शन देखो आप, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज़ नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये जो डेल्टा पी है ना, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो पूरा वर्ड पढ़ के आना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। वो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर देख के टिक मार दिया, बाद में आया हो नेगेटिव में गया तो जाएगा ही ना। क्वेश्चन पढ़ना चाहिए ना ध्यान से, ठीक है। इतने पॉइंट को क्लियर करो, फिर आगे का पार्ट देखते हैं। वो लास्ट सेगमेंट क्लियर हो गया, ठीक है। अभी देखिए, अभी तक मैंने आपको क्या बताया? अभी इसका मैथमेटिक्स नहीं बताया मैंने आपको सिर्फ इतना समझाया कि RLVP का मीनिंग क्या है, ठीक है ना। ये भी समझना जरूरी है, अदरवाइज़ आप वही लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पे टिक करके आ जाओगे। तो RLVP समझा क्या होता है? डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट। और डेल्टा पी को भी आप क्या लिख सकते हो? बोलो भाई, क्या लिख सकते हो? बोलो, P1 नॉट माइनस PS। P1 नॉट ही तो ज़्यादा था PS से, ये सॉल्यूशन का था, ठीक है, डिवाइडेड बाई P1 नॉट। क्लियर है? तो ये मिल जाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको चिल्ला के बताया कि ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। RLVP क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करेगी। तो अभी आपको मुझे एक मैथमेटिक्स, एक डेरिवेशन 2-3 स्टेप का बताना है, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि जो RLVP है वो सिर्फ सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करती है। तो फिर इससे हम बोल देंगे कि हेंस प्रूफ, ये जो RLVP है ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अभी मैंने आपको ये नहीं प्रूफ करके बताया है कि RLVP क्यों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अभी मैंने सिर्फ उसकी मीनिंग, वर्ड्स की मीनिंग समझाई है, ठीक है ना। अब मैं आगे बताने जा रहा हूँ कि RLVP क्यों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब याद करो राउल्ट लॉ को। राउल्ट लॉ में आपने लिखा था कि P टोटल, ठीक है ना। P टोटल मतलब वेपर प्रेशर ऑफ टोटल मतलब दोनों लिक्विड का, ठीक है, कहने का मतलब सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। तो वहाँ पर एक इक्वेशन आया था, याद रखना। जिसने राउल्ट लॉ नहीं देखा वो जाके देख ले वापस। राउल्ट लॉ का इक्वेशन क्या आया था P टोटल के लिए? क्या आया था? बोलो भाई, PA नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस PB नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ठीक है ना। इसी T को हम यहाँ पर सॉल्यूशन बोल रहे हैं, इसी T को हम क्या बोल रहे हैं? सॉल्यूशन। और इसी A को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? लिक्विड बोल रहे हैं, ठीक है ना। और सिंपल मैं एक्सप्लेन कर दूँ तो वाटर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भाई? वाटर। और इसको भी क्या बोल रहे हैं? वाटर बोल रहे हैं, ठीक है ना।
ठीक है। और बी को हम क्या बोल रहे हैं, बी को बोल रहे हैं सॉल्यूट, ठीक है ना, बी को क्या बोल रहे हैं सॉल्यूट, और इसको भी क्या बोल रहे हैं सॉल्यूट। आई थिंक ये दिख रहा होगा, ठीक है ना कैमरे में। वाटर को ही आपने क्या कहा था, सॉल्वेंट कहा था, याद है कि नहीं। अब मुझे एक बात बताना, आप बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, थोड़ा सी एकदम रिलैक्स होके, ठीक है ना, चिल मारो, थोड़ा सी चिल मार के देखो इधर। मुझे बताओ, आपने सॉल्यूट यहाँ पर क्या लिया है, सॉल्यूट यहाँ पर नॉन वोलेटाइल है आपका, अभी पीछे मैंने बताया आपको सॉल्यूट आपका क्या है, नॉन वोलेटाइल है। तो नॉन वोलेटाइल का वेपर प्रेशर कुछ होगा क्या, नॉन वोलेटाइल का वेपर प्रेशर कुछ होगा क्या, नहीं होगा। तो ये वाला फैक्टर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो पी एस क्या बन जाएगा, पी एस बन जाएगा पी नॉट, सॉल्वेंट लिख देता हूँ मैं, सॉल्वेंट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स सॉल्वेंट, ठीक है ना, क्या आ जाएगा भाई, एक्स सॉल्वेंट। इतना क्लियर हुआ, अरे बोलो यार, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाले टर्म को इधर ले लो, ये वाले टर्म को इधर ले लो, या इसको इधर ले लो, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। देखते हैं, पी एस डिवाइडेड बाई पी सॉल्वेंट के जगह पे आपने 1 नंबर लिख रहे हो, ठीक है ना, काफ़ी देर से 0, और एक्स सॉल्वेंट मतलब x1 लिख रहे हो, क्लियर हुआ। अब याद रखना, याद करो एक बात, याद करो एक बात कि एक्स सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन याद आया होगा आपको, मोल फ्रैक्शन का लेक्चर मेरा याद आया होगा। एक्स सॉल्वेंट और एक्स सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 1 होता था, याद करो। दोनों का मैंने पूरा कैलकुलेशन और ड्राइव करके बताया था कि किसी बाइनरी सॉल्यूशन का कोई ऐसे सॉल्यूशन जिसमें दो चीज़ें मिली हुई, तो एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा, क्लियर है। जो ज़्यादा अमाउंट में होगा उसको सॉल्वेंट कहा था आपने, जो लेस अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट होगा। तो दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या आता था, 1 आता था, याद है कि नहीं, देखना एक बार, देख लेना उसको वापस जाके। तो मुझे एक बात बताओ, ये x1 है ना सॉल्वेंट, तो x1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस एक्स सॉल्यूट, क्या लिख सकता हूँ भाई, एक्स सॉल्यूट। तो x1 की जगह पे मैं लिख दूंगा 1 माइनस एक्स सॉल्यूट, क्लियर, ठीक है। थोड़ा स्पेस कम है, इसको इतना कॉपी करिए, फिर आगे की कहानी बताता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ देखिए, वहाँ कॉपी हो गया, यहाँ देखिए, ठीक है। लास्ट लाइन क्या लिखी थी, पी एस अपॉन पी वन नॉट इज इक्वल टू एक्स सॉल्वेंट, एक्स सॉल्वेंट को आपने लिखा था 1 माइनस एक्स सॉल्यूट, ठीक है भाई। एक्स सॉल्यूट माइनस इधर है, इसको इधर करो और ये वाले पूरे टर्म को इधर लेके जाओ, तो ये बन जाएगा एक्स सॉल्यूट इज इक्वल टू 1 माइनस पी एस अपॉन पी वन नॉट, ठीक है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ कुछ नहीं तो आप 1 मान सकते हैं, पी वन नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी वन इंटू 1 पी वन नॉट। क्या ऊपर वाले टर्म को आपने डेल्टा पी अभी चिल्ला के बताया था, क्या नीचे वाला टर्म पी वन नॉट आ गया। इसका मतलब क्या, इस पूरे टर्म को मैं आर एल वी पी बोल दूँ, याद करो, आ गया कि नहीं प्रूफ। और ये क्या आ गया, एक्स सॉल्यूट, क्या आ गया भाई, एक्स सॉल्यूट। और याद करो, मैंने बताया था आपको, ठीक है ना, मैंने बताया था आपको कि एक्स सॉल्यूट एक कुछ नहीं है, मोल फ्रैक्शन का मैंने ये भी बताया था, ये यूनिट लेस होता है। क्या होता है भाई, यूनिट लेस होता है, यूनिट लेस होता है, इसका मतलब ये कोई ना कोई सी भी एक नंबर होगा। भाई देखो, याद करो, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक क्या होता है, डायरेक्शन होता है, ये सब पढ़ा होगा आपने, पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो यूनिट के साथ साथ नंबर, तो यूनिट जब है ही नहीं तो सिर्फ क्या बचा, नंबर बचा। तो अगर कोई क्वांटिटी यूनिट लेस है तो आपसे वो क्या बचा, एक नंबर बचा, सिर्फ क्या बचा भाई, एक नंबर बचा। और नंबर किसका, सॉल्यूट का। तो इसी चीज़ को तो मैं चिल्ला रहा हूँ यार, इसी चीज़ को तो मैं चिल्ला रहा हूँ कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो है जो सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करे, खाली किस पे डिपेंड करे, सॉल्यूट के नंबर पर, ठीक है ना। तो एक्स सॉल्यूट का आना रिलेटिव आर एल वी पी के इक्वल क्या आना, एक्स सॉल्यूट का आना, ये मैथमेटिकल प्रूफ है इस बात का कि आर एल वी पी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि एक्स सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट का नंबर है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करे। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ, बोलो, अरे बोलो ओ दादा, क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है ना। एक्स सॉल्यूट मतलब क्या, एक्स सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट का नंबर, किसका नंबर, सॉल्यूट का नंबर। मैं यहाँ बता भी दे रहा हूँ, इसका फॉर्मूला होता था, इसका फॉर्मूला होता था, मैंने डिटेल में बताया मोल फ्रैक्शन के बारे में, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को आप सेपरेट करेंगे तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मोल आ जाएगा। तो ये टोटल एक्चुअली में मोल का यूनिट मोल से कैंसिल हो गया, तो ये सिंपली एक नंबर ही आएगा। और नंबर कैसा होगा, 1 से छोटा रहेगा, 1 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। क्यों छोटा रहेगा, क्योंकि ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि एक्स सॉल्यूट और एक्स सॉल्वेंट क्या होता है, दोनों मिलके 1 होता है। तो एक खुद इंडिविजुअल क्या होगा, 1 से छोटा ही होगा।
भाई दो चीज़ों को जोड़कर आंसर 1 आ रहा है तो वो दोनों खुद आपस में 1 से क्या होगी, छोटी तो ही होंगी। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ कि एक सॉल्यूट क्या आएगा, एक नंबर आएगा, और वो नंबर किसको डिफाइन करेगा, सॉल्यूट को डिफाइन करेगा। किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। अब मुझे एक बात बताना, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो अभी थोड़ी देर से, आधे घंटे से आप चिल्लाते आ रहे हो, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती हैं जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट को भी हटा दूँ और एग्जैक्ट वर्ड यूज़ करूँ, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करें। किसके ऊपर डिपेंड करें, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करें। ऐसी प्रॉपर्टी को कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। उस कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर पहला नंबर का जो प्रॉपर्टी होता, कॉलीगेटिव खुद में कोई प्रॉपर्टी नहीं भाई, ठीक है ना दादा, माफ़ कर दो, कॉलीगेटिव खुद में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक वर्ड है, उसके अंदर 4 प्रॉपर्टी आती हैं, और उसके अंदर जो 4 प्रॉपर्टी आती हैं, पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो किसी के दिमाग में क्वेश्चन फूटेगा निकलेगा कि क्यों वो अमाउंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती हैं, एंड हियर इज़ अ मैथमेटिकल प्रूफ। ठीक है, इसको कॉपी करो। ठीक है, आई होप वहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर किसी को डाउट है भाई, ठीक है ना, कोई हो सकता है कम ज़्यादा, किसी के अंडरस्टैंडिंग लेवल कम ज़्यादा है, थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है ना, हर एक किस्म के लोग होते हैं। तो प्लीज़ जो भी लोग देख रहे हैं आप शेयर करिए, जिनके तक बात पहुंच रही है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब देखिए लास्ट पार्ट RLVP का क्या बाकी है वो समझते हैं। देखिए जैसे मुझे बताइए RLVP क्या होता था, X2 मतलब सॉल्यूट, ठीक है ना, सॉल्यूट के अमाउंट पर, ठीक है ना, X मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन। डेल्टा पी को मैं इस पार्ट को ज़्यादा अभी इलेबरेट नहीं कर रहा हूँ। X2 का फॉर्मूला होता है N2/N1 + N2, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिटेल वीडियो है मेरी, ठीक है ना। अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट ले लिया जाए, ठीक है, और ये भी मैंने बताया है कि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन क्या होता है और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। अगर सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले लिया जाए और सॉल्यूट कम अमाउंट में लिया जाए तो ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। और सॉल्वेंट जो है वो थोड़ा सी कम ले लो, जो सॉल्यूट हो वो बहुत ज़्यादा ले लो, तो उसको कहा जाता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो अगर सॉल्यूशन आपका बहुत डाइल्यूट है तो मैं बोल सकता हूँ कि सॉल्वेंट इज़ वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज़ वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा आपने लिया, डाइल्यूट लिया। ये एक्चुअली में ना हम एक अजम्पशन लेते हैं 12th लेवल तक का, ठीक है ना, चाहे वो महाराष्ट्र बोर्ड हो या NCERT हो, कोई भी हो, वहाँ पर ये एक अजम्पशन लेते हैं, ठीक है ना। हायर लेवल पर विदाउट अजम्पशन आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना रहता है, लेकिन हम 12th लेवल तक का एक अजम्पशन अज्यूम करके, इस कंडीशन को अज्यूम करके न्यूमेरिकल को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। और क्योंकि आंसर में अगर आप जब भी देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, इसीलिए हम 12th लेवल तक का, ठीक है ना, चाहे NCERT हो चाहे आपका महाराष्ट्र बोर्ड हो, हम यहाँ पर एक अजम्पशन लेते हैं। वो अजम्पशन यही है कि अगर हमारा सॉल्यूशन क्या है, बहुत डाइल्यूट है, क्या है, डाइल्यूट है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 1 नंबर, अगेन मैं बता रहा हूँ, सॉल्वेंट के लिए लेते हैं और 2 नंबर सॉल्यूट के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा सॉल्यूट से। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं ये 1 लाख हो गया और ये 1 हो गया, तो मुझे बताओ 1 लाख में 1 जोड़ोगे तो ऑलमोस्ट क्या है, 1 ही, 1 ही लाख है भाई। 1 लाख में 1, 2, 10, 5 जोड़ने से क्या नंबर में ज़्यादा फ़र्क आएगा, नहीं फ़र्क आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का बताने का मतलब समझो, इस लाइन के बताने का मतलब ये हुआ कि रफली N1 में जब आप N2 जोड़ोगे तो वो रफली कितना आएगा, N1 ही आएगा, क्योंकि N2 बहुत कम है भाई। यहाँ पर ले लो 10 का पावर 3, 1000 ले लो और 1000 में 1 जोड़ो तो आंसर कितना आया, 1001 आया। 1001 को आप अप्रॉक्सीमेटली 1000 ही कंसिडर करेंगे। समझ में आ गई बात। तो अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है तो N1 जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा N2 से, तो ये जो नीचे वाला टर्म है ना, इसी को हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये अजम्पशन से हम इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, N1 + N2 को सिंपली N1 लिख देते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है ना। फिर से समझ लो, X2 क्या होता है, N2/N1 + N2। अजम्पशन ले रहे हैं कि N1 बहुत ज़्यादा है N2 से, इसका मतलब दोनों का एडिशन रफली क्या आएगा, N1 आएगा। नंबर के लिए समझना हो तो मैं रफली एक दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। ये 1000 आ गया तो ये 1 आ गया, तो आंसर कितना आया, 1001, विच इज़ रफली इक्वल टू 1000, ठीक है ना। ये जस्ट एक नंबर है आपको समझाने के लिए। तो ऊपर वाला पार्ट N2 है, नीचे वाला पार्ट N1 है। अब कोई ये दिमाग मत चलाना भाई कोई ये दिमाग मत चलाना कि सर N2 बहुत छोटा है तो इसको भी हटा दो, तो इसको नहीं हटा सकते, इसको हटाओगे तो पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात को समझना। कोई ये कहे कि सर 1000 में जब 1 जोड़े
तो आंसर आ गया 1001, जिसको आप रफली 1000 ही लिखे, तो 1001 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी तो आंसर 1000 आएगा। मैं कहूँगा ठीक है, लेकिन मान लो नंबर अलग आ जाए। अब मुझे बताओ 1000 में 5 जोड़ दो, आप 5 ऐड कर दो, तो आंसर कितना आ गया? 1005 आ गया, विच इज़ अगेन रफली मैं 1000 ही कर सकता हूँ अपने न्यूमेरिकल के लिए। लेकिन कोई ये कहे कि 1000 को 5 से मल्टीप्लाई करो और इसको भी 1000 लिख दो, कैसे पॉसिबल है भाई? ये 5000 बन गया। अब कितना बन गया? 5000 बन गया। तो जब कोई नंबर बहुत छोटा होता है तो जोड़ने, ठीक है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो आप उसको हटा सकते हो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में नहीं हटा सकते, ठीक है ना। इसीलिए n2 यहाँ से मत हटा देना, यहाँ से हटाओगे तो पूरा ये पार्ट 0 बन जाएगा और इसकी कोई मीनिंग ही नहीं रहेगी, जो कि अपने आप में क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो n2/n1 आया। n2 को हम क्या लिखते हैं? n2 को क्या लिखते हैं? मोल होता है। मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास और गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये फार्मूला था। और इसका भी फार्मूला क्या बन जाएगा? W1/mW1, क्योंकि ये 1 के लिए और ये 2 के लिए। इन्हीं दोनों को मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। इसी चीज़ को देखना, ये कैसा हो जाएगा? W2, ठीक है ना, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आपको पूछेगा, ठीक है, तो इसको समझना ज़रूरी है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? RLVP। RLVP से मेरा क्या मतलब है? ये वाला पार्ट, ΔP/P1/0, ठीक है ना। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। एक दो बातें मुझे और बची हो, वो बता देने दो, फिर उसके बाद ये आपका RLVP कंप्लीट हो जाएगा। वो क्या बताना है? देखो यहाँ पर मुझे बताओ W2 क्या है, ठीक है ना। इससे ये जो न्यूमेरिकल पार्ट है ना, इसको समझना ज़रूरी है। ये न्यूमेरिकल पार्ट से हमको आंसर क्या मिलता है? जैसे मान लीजिए आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं, आपको एक अननोन सॉल्यूट मिल गया। क्या मिल गया भाई? अननोन सॉल्यूट, ठीक है ना। अब उस अननोन सॉल्यूट का ना आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मॉलिक्यूलर मास निकालने से एक आइडिया मिलता है ना कि इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, जो कि एक फर्दर हायर स्टडी में इसको डिटेल में समझा जाता है, ठीक है ना। तो अननोन सॉल्यूट का, ठीक है, मुझे बताओ सॉल्वेंट आपने पानी लिया है, तो पानी कितना वॉल्यूम में लिया है या कितना ग्राम में लिया वो भी आपको मालूम है। वाटर है H2O है, उसका मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम पर मोल होता है, ये भी आपको मालूम है। आपकी जो मशीन्स हैं वो आपको बता देंगी कि कितना वेपर प्रेशर था और कितने से कम हुआ, वो भी आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है ना। अननोन सॉल्यूट आपने खुद वे करके उसके अंदर डाला होगा सॉल्यूशन के अंदर, वो भी आपको मालूम पड़ जाएगा। तो सिर्फ एक ही डाटा आपको नहीं मालूम है, और वो क्या है भाई? वो क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट आपको नहीं मालूम है, क्योंकि ये मालूम होने के लिए आपको उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। जब आपको किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम होगा तभी आप उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो, अदरवाइज़ नहीं निकाल सकते हो। तो इस टेक्निक से, इसका एक पूरा सेटअप होता है, इस टेक्निक से और इस न्यूमेरिकल के हेल्प से आप किसी भी सॉल्यूट का, अननोन सॉल्यूट का क्या निकाल सकते हो? मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। इसी को बुक में कभी कभी MW2 लिखा रहता है और कभी कभी MM2, मॉलिक्यूलर वेट लिखा रहता है या मॉलिक्यूलर मास लिखा रहता है, ठीक है। इसीलिए आप टेक्स्ट बुक में देखोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, इसीलिए टेक्स्ट बुक में आप देखोगे और जब भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात आएगी, सिर्फ इसी की नहीं और तीनों की भी आएगी, तो वो आपसे न्यूमेरिकल में ज़्यादातर अक्सर ये पूछता है कि ये निकालो, ठीक है ना। न्यूमेरिकल उठा के, टेक्स्ट बुक उठा के देख लेना। उसका ये पूछने का मकसद ये होता है कि ये पूरा एक्सपेरिमेंट का पार्ट होता है। एक्सपेरिमेंटली हमको अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट निकालना होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये न्यूमेरिकल और ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। RLVP का एक डिटेल पूरा मोर देन हाफ एन आवर लेक्चर हो चुका है ऑलरेडी। ये पार्ट 1 समझ लीजिए इसको। नेक्स्ट पार्ट में अदर्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को देखेंगे, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो यहाँ से, ठीक है ना। आई डोंट थिंक कि यहाँ से कोई डाउट आया होगा अभी, ठीक है ना। तो बहरहाल अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए, नहीं तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, इसको कॉपी करिए।